रियल एस्टेट आज भी 63% लोगों की निवेश के लिए पहली पसंद है, तो इसमें 4% की बढ़ोतरी हुई है। 65% लोग एंड यूजर हैं वो, जबकि 35% निवेशक बाजार में नए मौके तलाश रहे हैं। प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड करीब 36% तक बढ़ी है, लेकिन अफोर्डेबल घरों की डिमांड में गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल जो एक कंज्यूमर सेंटिमेंट आपको मिल रहा है ग्राउंड पर, वो क्या कह रहा है? कैसी लिविंग है, रहने का स्टैंडर्ड है, किस टाइप की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको बहुत प्रेफरेंस दे रहा है। इंडियन माइंडसेट को अगर पकड़ूं, पहला प्रेफरेंस अभी भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रियल एस्टेट ही होता है। इंडियन माइंडसेट यही है कि मेरा पहला घर होना चाहिए। एक आपको एक अश्योरेंस मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है कि मेरे नाम पे घर है। बहुत सारे लोकेशन पे 50% से ज्यादा का प्राइस राइज नोटिस हुआ है। ये किस तरीके से सेंटिमेंट को प्रभावित करेगा? जीएसटी जो नंबर्स उन्होंने रिड्यूस किए हैं, टैक्सेशन में भी एक रिलीफ देखा है, उसका इफेक्ट मुझे लगता है कि इस फेस्टिव सीजन तक आना शुरू होगा। प्राइसेस ज्यादा राइज तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी प्राइस डाउन हो पाए ऐसी उम्मीद मुझे बहुत कम है। लोकेशन भी अच्छी चाहिए, प्रोडक्ट भी अच्छा चाहिए, तभी वो अफोर्डेबल में जाएंगे या नहीं खरीदेंगे। आउटकट्स में जरूर अफोर्डेबल हाउसिंग मिल रही है, वहां तक कहीं ना कहीं जाने में कस्टमर को थोड़ी हेजिटेशन। अगर जमीन ही बहुत महंगी हो गई तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग फिर बातचीत में ही रह जाने वाली है। कुछ लाइन असाइन कर दीजिए सब्सिडाइज वैल्यू पे और कनेक्टिविटी दे दीजिए, अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ जाए। 98% लोग चाहते हैं टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। 93% लोग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी चाहते हैं। ये उनका राइट है, डिलीवरी टाइमली भी होनी चाहिए और क्वालिटी के साथ होनी चाहिए। बट जस्ट टू कंक्लूड विद द नंबर्स, क्या उम्मीद रहेगी? अपनी गाड़ी मुझे लगता है नेक्स्ट 6 मंथ्स में अच्छी चलेगी। जो H2 है H1 के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। जीएसटी की बचत भी हाथ में है, इनकम टैक्स की भी है, रेपो रेट घटा है 1% से ज्यादा। सारे फैक्टर्स एक साथ इकट्ठे हैं जहां घर खरीदारी का प्लान बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है और डेवलपर्स भी उसे हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में और हफ्ते दर हफ्ते, अब तो महीने दर महीने मुझे बोलना चाहिए कि आपकी प्रतिक्रियाएं हमें लगातार मिल रही हैं। शो को आप बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि एक इन डेप्थ शो होता है जहां ढेर सारी बातें होती हैं और लॉन्ग फॉर्मेट में होती हैं। हम चीज़ों की गहराई तक जाते हैं जिससे आप रियल एस्टेट मार्केट को अच्छी तरह समझ पाएं और आपकी प्रतिक्रिया जो हमें सोशल मीडिया पे मिलती है वो और हमें प्रोत्साहित करती है कि हम और बेहतर करें। सो थैंक यू वेरी मच। आप लगातार अपने कमेंट्स हमें देते रहिए, लिखते रहिए ताकि इस शो को हम और बेहतर बना पाएं। तो आज भी आपके लिए एक ऐसा ही खास एपिसोड लेकर आए हैं जहां पर फिर एक बढ़िया इंसाइट आपको मिलने वाला है और इस बार बात होगी आपकी यानी होम बायर की। तो एनारॉक की होम बायर सेंटिमेंट सर्वे रिपोर्ट H1 2025 यानी 2025 के पहले 6 महीनों में होम बायर सेंटिमेंट कैसा रहा है वो आउट हो चुकी है और जो रिपोर्ट कहती है वो ये कि रियल एस्टेट आज भी 63% लोगों की निवेश के लिए पहली पसंद है और पिछले साल से अगर इसकी तुलना की जाए तो इसमें 4% की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, ये जो पूरी होम बायर रिपोर्ट बनाई गई है सेंटिमेंट की, इसमें 14 शहरों को शामिल किया गया है। एक बड़ा सर्वे किया गया है जिसमें यह भी पता चल रहा है कि 65% लोग अपने लिए ही घर खरीद रहे हैं, रहने के लिए एंड यूजर हैं वो, जबकि 35% निवेशक बाजार में नए मौके तलाश रहे हैं। मतलब क्या, एक अच्छा बैलेंस बना हुआ है। प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड करीब 36% तक बढ़ी है। खासकर रेंज क्या है, 90 लाख से 1.5 करोड़ के सेगमेंट में लोग बहुत ज्यादा घरों की तलाश कर रहे हैं और 45% लोग ऐसे हैं जो बड़ा घर लेना पसंद कर रहे हैं, एक 3 BHK या उससे ऊपर का साइज प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन अफोर्डेबल घरों की डिमांड में एक गिरावट देखने को मिली है। 17% तक डिमांड नीचे आई है। कई बार कहा जाता है कि सप्लाई साइड का इशू है, लेकिन यहां तो हम बायर्स से बातचीत कर रहे हैं तो क्यों आई है ये डिमांड नीचे? क्योंकि लोकेशन और क्वालिटी से लोग खुश नहीं हैं। जो घर उन्हें मिल रहे हैं सस्ते या अफोर्डेबल के नाम पर, या तो लोकेशन का इशू है या क्वालिटी का इशू है, इसलिए ये डिमांड थोड़ी नीचे आई है। न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट्स की ओर झुकाव बड़ा है और रेरा में करीब 1.25 लाख से ज्यादा, टू बी प्रिसाइज 1,38,000 रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट शामिल हुए हैं, तो इससे भरोसा बढ़ता हुआ नजर आया है।
इधर लगातार हो रहे रेपो रेट कट से 83% खरीदारों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। किस बात का कॉन्फिडेंस बढ़ा है? घर खरीदने का। और घर कैसे खरीदना है? जो लोग होम लोन लेके घर खरीदना चाहते हैं अब वो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। तो ढेर सारा इंसाइट है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर और इस पर बहुत डिटेल से बातचीत करेंगे। ये बेसिकली आप जैसे लोगों को यानी होम बायर्स के ही जो इस वक्त के सेंटिमेंट है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। फेस्टिव सीजन ऑन है इसलिए ये रिपोर्ट और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा होम बाइंग इसी सीजन में देखी जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस समय उस वर्ष पे बैठे हो जिन्हें बस डिसीजन लेना है। यकीन मानिए आपके डिसीजन लेने में आज का यह कार्यक्रम बहुत मदद करने जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा सारी बातचीत। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एनारॉक के एमडी कैपिटल मार्केट्स मोहम्मद असलम साहब, जहां से रिपोर्ट आ रही है डिटेल में बातचीत करेंगे और साथ ही इस रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ है सिग्नेचर ग्लोबल के फाउंडर और एमडी प्रदीप अग्रवाल जी, जो रियल एस्टेट की न सिर्फ एक अच्छी पकड़ रखते हैं बाकी उसको एक अलग नजरिए से भी देखते हैं। तो वो नजरिया भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चूंकि असलम सर रिपोर्ट तैयार की है आपने, तो मैं एक हाइलाइटर तो दे चुका हूं इस रिपोर्ट का कि क्या ये रिपोर्ट बता रही है, किस तरह का सेंटिमेंट है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट का सेंटिमेंट, क्योंकि लोगों के सर्वे से आया है और आपका एक एक्सपर्ट व्यू अगर दोनों इसमें मिला दें तो इस समय होम बायर का सेंटिमेंट कैसा है? एग्जैक्टली क्या है होम बायर के मन में अभी? विपिन जी, थैंक यू वेरी मच इस रिपोर्ट को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए और एक मौका देने के लिए हम लोगों को कि एक हम पर्सपेक्टिव अपना पेश कर सकें टू होम बायर्स के लिए। जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो शायद इस वर्ष पे होंगे कि उनको खरीदना है या आगे से मार्केट कैसा जाने वाला है। बहुत सारे सवाल होते हैं और आप जानते ही हैं कि रियल एस्टेट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसकी नॉलेज हम सभी को है। तो आप समझ लीजिए कि फ्रॉम मेरे जो बिल्डिंग के वॉचमैन हैं उससे या मेरे ड्राइवर हैं उससे लेके टॉप कंसल्टेंट या टॉप रिसर्च एनालिस्ट, सबको रियल एस्टेट के बारे में सबको एक व्यू है, जो एक अच्छी बात है क्योंकि बीइंग इंडियन हम लोगों को बहुत शुरू से हमारे पूर्वजों से बहुत इंटरेस्ट रहा है कि रियल एस्टेट ही एक ऐसा है। क्योंकि जब अपनी समझ या और एवेन्यूज मैं कह सकता हूँ इन्वेस्टमेंट की और नहीं थे तो एक यही चीज होती कि आप जमीन खरीद लीजिए या आप घर खरीद लीजिए। ये सबसे बड़ा टारगेट होता है एक फैमिली का। सो उसी के चलते हुए हमेशा रियल एस्टेट बहुत डिमांड में रहा है। बहुत उसके बारे में क्वेश्चंस आंसर अनसर्टेनिटी सब चलता रहता है। तो हम लोगों ने भी यही देखा है, हम इस फील्ड में हैं, हम डे इन डे आउट कस्टमर्स के साथ, क्योंकि हमारा बिजनेस भी वो है, प्लस हमारी रिसर्च टीम डे इन डे आउट अपना एंड यूजर्स या मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में पता कराती रहती है। तो अभी जो ऑफ लेट हमने देखा, आप जानते ही हैं पिछले ऑलमोस्ट 8-9 मंथ से जो मार्केट में अनसर्टेनिटीज है, जिसके चलते काफी र्यूमर्स भी होते हैं, कई बार फैक्ट्स भी होते हैं। उसके चलते ये एक डिसीजन था या एक हमारी तरफ से एक कोशिश है, एक सबके सामने एक तथ्य या फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट लाने का, वही हमने किया है। तो आप जैसे जानते हैं कि पिछले मैं इस रिपोर्ट के बारे में यही कह सकता हूँ कि फर्स्ट 6 मंथ में एक बार फिर से अपना रियल एस्टेट ने ये एक्चुअली कंफर्म किया है कि वो एक इम्पोर्टेंट पिलर है अपनी इकोनॉमी का। मतलब आप देखिए कि लास्ट 6 मंथ या उससे थोड़े 2-3 महीने पहले से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, जो अपना टैरिफ वॉर चल रहा है या उससे भी रिलेटेड अपना इंटरनल इश्यूज है, वॉर सिनेरियोज हैं, उसके चलते हुए काफी चीजें थी। लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से प्रूव हुआ है कि रियल एस्टेट एक ऐसा पिलर है मार्केट का कि जो मतलब इन सब चीजों को एक तरफ करके फिर भी बढ़ता जा रहा है। मैं डेफिनेटली मानता हूं कि पिछले 6 महीने में 7 महीने में हमारी सेल्स डाउन हुई है, पर उसको मैं सेल्स डाउन ना कह के मैं एक उसे कह सकता हूं कि एक पॉज है या एक पॉज लिया गया है कि जो एक तेजी चली थी 2020 से 2024 के एंड तक, वो उसके बाद एक पॉज है जिसमें वापस रिकैलिब्रेशन हो रहा है, उसको रीअसेसमेंट हो रहा है कि अब यहाँ से मार्केट को कैसे लेके जाना है। मुझे लगता है कि अपने जो फंडामेंटल जो इंडियन फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग है, उसके चलते हुए प्लस हमारे अभी जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, जो हमारे आईटी में अपने को थोड़ी सी राहत मिली है, प्लस जीएसटी में जो अभी राहत मिली है, उसके चलते हुए मुझे लगता है कि हम लोग अब, और फेस्टिव सीजन का टाइम है जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला, तो हम लोग एकदम पॉइज हैं एक नए जंप लेने के लिए या एक नई रिन्यूड साइकिल के लिए,
रियल स्टेट में, तो ये हमारा बिलीफ है इस रिपोर्ट से चलते हुए। तो अगर जी। इस रिपोर्ट को अगर आप डिटेल में, आपने वैसे समराइज बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर इसको डिटेल में पढ़ा जाए तो आपको जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो हमने 14 मेन सिटीज हैं भारत की उसमें, और प्लस जो हमने डेमोग्राफिक डिवाइड किया है, हमने मतलब फ्रॉम जेनजी से या आप कहते एक्स जनरेशन से सबको इसमें इंक्लूड किया है। तो सबका जो एक सार निकल के आ रहा है वो यही है जो आपने बोला है कि यस, रियल स्टेट या मेरा घर, मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरे को अभी 63% 65% सबका ये है कि मेरा अपना घर होना चाहिए। और इन्वेस्टर्स भी अपने एंड पर पूरी तरह तैयार हैं। डेफिनेटली उनको बड़े शहरों में वो नहीं मिल रहा है जो वो देखना चाह रहे थे, या जिस तरह की उनको पहले डील्स मिल रही थी वो नहीं मिल रही। लेकिन अच्छी बात ये है कि टायर 2 सिटीज आर डूइंग वेरी गुड। तो उसमें उनको मौके मिल रहे हैं और वो उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जो आने वाले महीनों में या क्वार्टर्स में हमको दिखेगा, हम एक और रिपोर्ट निकालेंगे जिसमें ये चीज़ और एविडेंट होगी। तो ओवरऑल एज़ अ सार मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा फाइंडिंग ये है कि यस, मार्केट में अभी थोड़ा-सा पॉज़ है या थोड़ा स्लो डाउन है, बट इसे हम लोग उससे डिफाइन स्लो डाउन ना कह के, हम इसको एक टाइम दे रहे हैं कि ये एक पॉज़ लिया गया है या एक रिकैलिब्रेशन का टाइम है, जिसमें वापस प्लानिंग के साथ, और हम लोग इस फेस्टिव सीज़न से, मुझे लगता है या हमारी रिपोर्ट को लगता है एज़ अ एनारॉन, कि फ्रॉम हियर ऑन हमें लगता है कि फेस्टिव सीज़न एक नई साइकिल की शुरुआत होगी। ओवरऑल एक समअप है उस रिपोर्ट का जो कि असलम साहब ने हमें दिया ना। अब एक एक करके चीज़ों पे बातचीत करेंगे। प्रदीप सर, चूंकि सिग्नेचर ग्लोबल के पोर्टफोलियो में एक खासियत है जो हमेशा हमें नज़र आती है कि एक समय में जैसी डिमांड थी तो आपने अफोर्डेबल हाउसिंग को एक अलग तरीके से डिफाइन किया और उसको एक अलग ही जगह पे पहुंचाया। अब जबकि लग्जरी की डिमांड है उसको भी आप रीडिफाइन कर रहे हैं, उसको आपने एक अलग तरीके से प्लेस किया है। यानी आपका पोर्टफोलियो ऐसा है जो वक्त के हिसाब से अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव ऑन कर रहा है। तो आपने दोनों ही तरह की चीजें देखी हुई हैं जहां तक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का सवाल है। अब रिपोर्ट ये कहती है कि इस वक्त जो एक प्रीमियम शिफ्ट है 90 लाख से 1.5 करोड़ एक स्वीट स्पॉट बन रहा है। अब कुछ शहरों में ये लग्जरी हो सकता है, कुछ जगहों पर ये मिड सेगमेंट की भी बात हो सकती है, खासतौर पे गुरुग्राम जैसे मार्केट या मुंबई जैसे मार्केट में। ओवरऑल जो एक कंज्यूमर सेंटिमेंट आपको मिल रहा है ग्राउंड पर, वो क्या कह रहा है? नमस्कार विपिन जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो बायर है, बायर का इस वक्त जो घर ढूंढने का तरीका है वो मैं देख रहा हूं काफी ज्यादा चेंज हुआ है। पहले कभी भी जब बायर आता था तो उसका बेसिक रहता था कि उसे किसी भी एक राइट लोकेशन पर अपना घर चाहिए। वहां पर किस क्वालिटी का है, किस डेवलपर का है, इससे बहुत ज्यादा कंसर्न करने की बजाय वो कहीं ना कहीं लोकेशन को प्रेफरेंस देता था। लेकिन अगर लास्ट कुछ मैं सालों की बात करूं, जिसमें लास्ट के 2 सालों की, तो उसके अंदर मैंने देखा है कि एक तो जो एक कॉन्सेप्ट है कि कैसी लिविंग है, कैसा वहां पर रहने का स्टैंडर्ड है, किस टाइप की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको बहुत प्रेफरेंस दे रहा है। दूसरा, एमिनिटीज क्या है उसके साथ साथ, ये कहीं ना कहीं उसकी अब विश लिस्ट में आ चुकी हैं। और एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज जिसके ऊपर अक्सर डेवलपर बात करते हैं, जो ग्रीन बिल्डिंग्स हैं उनको प्रेफर कर रहा है अपनी बाइंग के अंदर। तो नॉर्मली क्या था कि इससे पहले कभी भी मैंने कस्टमर्स को ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में बात करते हुए नहीं ज्यादा सुना। लेकिन पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूं कि जिन प्रोजेक्ट्स को हम, क्योंकि हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट जो हैं वो आईजीबीसी गोल्ड रेटेड हैं या एस सर्टिफाइड हैं, तो उसके अंदर जो डिमांड है हमारी वो कंटिन्यूस बनी रहती है। और कहीं ना कहीं जो अदर डेवलपर्स हैं उनसे हम उस लेवल के ऊपर बीट भी कर पाते हैं। अभी भी अगर आप देखें, जो हमारे कुछ ऐसे प्रीमियम प्रोजेक्ट लास्ट कुछ टाइम में हमने लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर जो एसपीआर के ऊपर, टाइटेनियम एसपीआर जिसे आपने कवर भी किया है पीछे अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, उसके अंदर उसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा। और रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया क्लोवरडेल, ये भी ग्रीन बिल्डिंग है। इसके अंदर जिस तरीके का लोगों कस्टमर्स का रिस्पांस आया, उसको देखकर जो अवेयरनेस है कस्टमर की, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बड़ी बात, आज हमारा जो कस्टमर है वो ये भी पूछ रहा है साथ में कि आप इस बिल्डिंग को जो बनाने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर, वो किन लोगों को चूज कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जैसा आपके कस्टमर की डिमांड है, आपको अल्टीमेट
उसी में अपने कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो देखिए आप पीछे जितने भी हमने जो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, उसमें हमारे पास जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ग्रेड ए लिस्टेड कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिसके अंदर अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन, कैपेसाइट और अरेबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी एसीसी, ऐसे लोगों को हमने ऑनबोर्ड किया है। सो मुझे लगता है कि अब का जो बायर है पहले के कंपैरिजन में ज्यादा एजुकेट हो गया है। ऑफ कोर्स रेरा भी एक ऐसी चीज है जिसने उसको काफी सपोर्ट किया है। पहले देखने का तरीका अलग था, आज जो देखने का तरीका है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बायर का चेंज हो चुका है। एंड ये होना भी चाहिए, क्योंकि जितना आप क्योंकि अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको जो उसके बदले प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो ग्रेड ए क्वालिटी होना चाहिए। राइट, क्वालिटी पे फोकस आया है और यही वो अफोर्डेबल हाउसिंग पे अभी हम बातचीत करेंगे। लेकिन जो दो रीज़न मैंने आपको बताया कि क्यों लोग थोड़ा खुद से दूर गए अफोर्डेबल हाउसिंग से, कि उनको अफोर्डेबल में जो क्वालिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, लोकेशन से वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने भी अपने आप को मूव ऑन किया। असलम साहब, आपने जिक्र किया थोड़ा सा, लेकिन मैं सिलसिलेवार अब इस रिपोर्ट के अंदर जा रहा हूँ। 63% जो हैं वो लोग बोल रहे हैं कि अभी भी वो इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर वो अगला अगला असेट क्लास देखें, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो इक्विटी हो, 63% लोग रियल स्टेट को प्रेफर कर रहे हैं। क्या ये जियोपॉलिटिकल रीजन है जो अभी सब कुछ घटनाएं घट गई, या फिर आज भी इंडियन माइंडसेट को अगर पकड़ूं तो वो सोना भी खरीदता है, वो इक्विटी में भी पैसा डालता है, लेकिन पहला प्रेफरेंस अभी भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रियल स्टेट ही होता है? क्या बात सही है? बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में भी यही बताया था कि हिस्टोरिकली एज एन इंडियन माइंडसेट यही है कि मेरा पहला घर होना चाहिए। दैट गिव यू एक आपको एक अश्योरेंस मिलता है, एक आपको स्टेबिलिटी मिलती है कि मेरा अपने नाम पे, मेरे नाम पे घर है। तो वो हमेशा से ये एक बहुत ही हम लोगों के जो बेसिक्स हैं उसमें ये हमेशा से रहा है। लेकिन बिल्कुल आपने सही बोला कि विद ऑनसेट ऑफ जेन ज़ी या मिलेनियल्स, उनके आने से या फिर एवेन्यूज जो अब चेंज हुए हैं, तो उसमें स्टॉक मार्केट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आया था इन्वेस्टमेंट के लिए। इनफैक्ट अभी भी है। लेकिन ऑफ लेट जो हम लोगों ने देखा है कि पिछले 1 साल में जो मार्केट और या जो वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटीज हैं जो हमने बात की है, या जो वॉर सिनेरियोज हैं, टैरिफ की वजह से जो अब रिसेंटली हो रहा है, तो उसमें काफी लोगों ने उस चीज से अभी उन लोगों का जो एक अटैचमेंट है, या मुझे लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज स्टॉक मार्केट जो सस्टेनेबल प्लेयर्स हैं या जो लोग बहुत ही सीजन्ड हैं, उनको मालूम है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते। इट्स नॉट अ गैम्बल कि आपने डाला और मेरा 3 गुना पैसा हो गया, जो कि एक ट्रेंड बन गया था पिछले साल तक। लेकिन अभी वो धीरे-धीरे मिथ टूट रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि आप ट्रेडिंग करके, या जिस तरह से हमेशा कहा जाता है कि एवरेज में ट्रेडर्स इतना पैसा नहीं बना पाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही हमेशा रहता है। तो वो एक चीज अब धीरे-धीरे आ गई, क्योंकि एक यूरोफोरिया मैं दोनों के लिए बोलूंगा कि रियल एस्टेट में भी एक अपना पोस्ट कोविड शुरू हुआ था और स्टॉक मार्केट में भी हुआ था। लेकिन अभी जैसे हमारी रिपोर्ट भी इंडिकेट करती है कि अगर रियल एस्टेट 63% है, तो जो स्टॉक मार्केट है वो 22% है। गोल्ड का इन्वेस्टमेंट अभी भी 7% पे आता है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो एक पहली चीज यही है कि स्टेबिलिटी, जो मेरा घर है, एक टेंजिबल एसेट है जिसे मैं छू सकता हूँ, जिसकी एप्रिसिएशन या जिसको मैं देख सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रह सकता हूँ, अगर मैं सिर्फ एंड यूजर की बात करूँ, और उसके साथ साथ मेरा एप्रिसिएशन भी बढ़ रहा है। और हमेशा ऑप्शन रेडी रहता है कि अगर मुझे किसी वजह से काम के सिलसिले में उस घर को छोड़ के किसी और सिटी में भी जाना है, तो मैं हमेशा उस एसेट को रेंट पे दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारा सर्वे है उसमें जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनका जो 63% है, वो अभी भी इसलिए 63% और टॉप पे है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। सेकेंडली अब आप देखें तो बाद में जो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट आ रहा है, जो अपना एक फंडामेंटल्स हैं, एक अपना जो अपना डोमेस्टिक डिमांड है, जिसकी वजह से अपना ये सारी वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटी या ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह के बावजूद हम लोग उसको सस्टेन कर पाए हैं, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है। सो वो एक रीजन भी है। सेकेंडली अभी आप अगर देखेंगे कि जैसे आपने रेशियो के बारे में, मैं जस्ट उसको भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो रेशियो है रेडी टू मूव टू लॉन्चेस पे, अभी जो चेंज हुआ है, वो भी उसका रीजन ये है कि जो एक ट्रस्ट बढ़ा है विद द ब्रांड्स, बिग ब्रांड्स जो है मार्केट में। अब सिग्नेचर ग्लोबल इज वन ब्रांड, प्लस और जो ब्रांड है गोदरेज, लोढ़ा, रहेजाज, यू नेम इट, जो जो अच्छे
काम कर रहे हैं उनसे कॉन्फिडेंस बढ़ा है मार्केट में, और उसमें उन्होंने जो लॉन्चेस किए हैं उन्होंने टाइमली डिलीवर किया है, उन्होंने एक क्वालिटी दी है, और प्लस जो नए लॉन्चेस हैं उन्होंने जो नए-नए उसमें फीचर्स ऐड किए हैं, व्हिच आपको एज़ अ बायर को जो उसको वो अपना एक पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जो एक फैमिली लाइफ या अपनी फैमिली को एक वो चीज़ें देना चाहता है, वो प्रोवाइड करा पाता है। तो ये चलते भी एक अपना रियल एस्टेट में अभी भी हम टॉप मोस्ट में हैं कि अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट एक इंडियन एक कॉमन मैन के लिए जी। अभी भी रियल एस्टेट हमारा टॉप उसमें ही आता है। और ये भी एक देखिए कमाल का फैक्ट है, आपने कहा 22% जो है वो इक्विटी में पैसा जा रहा है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स की बात करें या जनरल जो हम बातचीत करते हैं कि वो भी पैसा फाइनली कहां पहुंचा। जो लग्जरी की डिमांड आई वो बहुत सारे लोग एट्रीब्यूट करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में लोगों को बढ़िया कमाई हुई वो उन्होंने लग्जरी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट की, तो फाइनली वो पैसा भी पहुंच गया घूम के रियल एस्टेट के अंदर। यहां पे प्रदीप जी एक और इसका दूसरा पहलू पकड़ लेते हैं। 63% लोग तो जो हैं वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी पहली प्रेफरेंस है। अब एंड यूजर की बात करें तो यही रिपोर्ट कहती है कि 65% से ज्यादा, वो 63 थे, ये 65 है, 65 लोग अपना एंड यूज के लिए घर खरीदना चाहते। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ कॉमन होंगे जो उसी को इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं, उसी को एंड यूज भी देख रहे हैं, और उनके सामने एक नंबर है कि 35% जो इन्वेस्टर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना घर खरीदना चाहते हैं। तो दोनों नंबर बड़ा खूबसूरती के साथ एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। किसी से पूछा कि आप इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहेंगे तो उसने 63% लोग कह रहे हैं कि रियल एस्टेट। किसी ने पूछा आप घर क्यों खरीद रहे हैं तो 65% लोग कह रहे हैं अपने रहने के लिए। इस बैलेंस को कैसे देख रहे हैं? बिपिन जी, एक तो क्योंकि पहले के इंटरव्यूज में भी इस बात पे काफी डिबेट होती रही है कि जो इस वक्त जो बायर है क्या वो स्पेकुलेटर है या इस तरीके का जो बायर है उसको कैसे हम ज्यूम करें कि वो एंड यूजर है। तो मुझे लगता है ये रिपोर्ट ने काफी चीजों को क्लैरिफाई किया है कि जो बायर है उसमें मोस्टली बायर जो है वो एंड यूजर हैं। देखिए, किसी भी एसेट क्लास के अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अलग अलग तरीके के सेगमेंट्स होते हैं, एंड रियल एस्टेट के अंदर भी जो मोस्टली लोग हैं वो एंड यूजर हैं। मुझे लगता है कि आज के वक्त में जितने भी कस्टमर्स हम लोगों के पास आ रहे हैं एज ए कंपनी, उसमें मोस्टली लोगों को कहीं ना कहीं एक तो सैलरीड क्लास है, दूसरा कहीं ना कहीं वो अपने घर को अपग्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, कोई अगर 2 BHK में रहता है तो उस एसेट को बेच के वो 3 BHK लेना चाहता है। अगर कोई 3 BHK में रह रहा है तो वो लोकेशन और थोड़ा सा बेटर एमिनिटी के साथ किसी अच्छी सोसाइटी में अपने आप को शिफ्ट करना चाहता है। ऐसे बहुत सारे एंड यूजर्स हैं जिन लोगों ने घर लिया है। और एक जो 35% का इन्वेस्टर का भी जो आपने सेगमेंट इस रिपोर्ट में आया है, मुझे लगता है वो भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करके रेंटल आउट करना चाहते हैं, उसको यील्ड कमाना चाहते हैं साथ में आने वाले वक्त में, क्योंकि रियल एस्टेट ने हमेशा ही एक बेहतर कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया है। काफी जो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है लोगों का वो काफी बेहतरीन रहा है लास्ट के 10 सालों में। तो मुझे लगता है कि ये जो रेशो है 65-35 का, ये किसी भी डेवलपर के लिए बहुत बेहतरीन है। और आने वाले वक्त में मुझे नहीं लगता कि अभी ये रेशो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है। एक लगे हाथों एक सवाल प्रदीप जी आपसे और है। यही रिपोर्ट कह रही है कि किस तरह का प्रेफरेंस है लोगों का। तो 45% जो कि एक बड़ा ऑलमोस्ट मतलब 50 ही पकड़ लीजिए, आधे लोगों के आसपास ही हो गया, वो 3 BHK प्रेफर कर रहे हैं। जैसे अभी आपने भी कहा 2 BHK था तो 3 BHK लेना चाहता है। इससे भी ऊपर 7% लोग ऐसे हैं जो 4 BHK की तरफ जाना चाहते हैं। और खास तौर पे ये जो डिमांड है या ये जो लोगों की अप्रोच है वो दिल्ली, NCR, मुंबई ऐसे बड़े शहरों में देखने को मिल रही है। आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या कह रहा है? बिल्कुल, मैं इस रिपोर्ट से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो अभी ज्यादातर जो डिमांड आती है वो 3 BHK में आती है। आप किसी भी इंडियन एक फैमिली का अगर स्टाइल भी देखें, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली भी हो, तो हमेशा यही होता है कि हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, साथ में अगर उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो नहीं भी हैं तो साथ में कोई एक गेस्ट रूम है जिसको वो अपने तरीके से प्लान करना चाहते हैं। तो कम से कम जो 3 BHK की डिमांड है वो उनको कहीं ना कहीं सूट करती है। वो 3 BHK उनकी लाइफ स्टाइल को सूट करता है।
तो इसी वजह से लास्ट टाइम में जो भी हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखें, चाहे आप क्लोवरडेल की बात करें, तो क्लोवरडेल में भी हमने लगभग 800 से ज्यादा यूनिट हमारी ऐसी रही जो जिसके साइजेस कम थे। और आने वाले वक्त में भी जो अभी हम जो क्वार्टर फेस्टिवल सीजन के बाद अब ये शुरू हो रहे हैं, तो दिवाली के बाद तो लगभग बैक टू बैक हम 2 प्रोजेक्ट्स और आने वाले वक्त में ऐसे ही लॉन्च करने वाले हैं जिनके अंदर साइजेस 3 BHK पे ज्यादा कंसंट्रेट हुए हैं। और यही बेसिक रीजन है कि डिमांड जो है मार्केट से 3 BHK की ज्यादा आ रही है। 4 BHK में वो लोग रहना चाहते हैं जो ऑलरेडी 3 BHK में रह रहे हैं, वो लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं। तो जो मोस्टली बायर सेगमेंट है वो 3 BHK और 4 BHK के ऊपर कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हुआ है। ठीक है, तो बड़े घर लोग प्रेफर कर रहे हैं, खासतौर पे जो बिगर सिटीज है वहां पर। अब एक पॉइंट आता है असलम साहब प्राइस का। आपकी रिपोर्ट कह रही है 81%, जो कि एक बड़ा परसेंटेज है। खरीदारों को पिछले 2 साल की बात पकड़े, करीब करीब बहुत सारे लोकेशन पे 50% से ज्यादा का प्राइस राइज नोटिस हुआ है, और ये लोगों को थोड़ा चिंता में डाल रहा है। ये किस तरीके से सेंटिमेंट को प्रभावित करेगा? जो आपने शुरू में भी जिक्र किया कि एक लल हमने देखा या थोड़ा सा एक पॉज हमने देखा, क्या उसके पीछे ये वजह है? बहुत हद तक मैं कहूंगा कि ये वजह हो सकती है इसमें, क्योंकि एक अगर हम बात करें वापस में कॉमन मैन और इंडियन माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, हमारा हमेशा से बाटा प्राइस रहा है कि अगर वो 99 का 100 हो गया तो हम लोग हमेशा उस चीज को अच्छी तरह नहीं ले पाते हैं। तो रीजन वही है, और उसमें मैं डेवलपर्स को इसमें भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हर चीज की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ रही है। लेकिन आप अगर एक डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपके अप्रूवल कॉस्ट, आपका लैंड कॉस्ट, जो भी आपके हैं आपके इनपुट्स, उन सब की कॉस्ट बढ़ गई है। काफी टैक्सेशन के लिए भी जो कि अब राहत मिली है जीएसटी में, तो मुझे लगता है उसका फर्क डेफिनेटली पड़ेगा। और जितना मैं जानता हूं बड़े डेवलपर्स को, और अभी जितना भी एक माइंडसेट बना है, वो मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो पास ऑन होगा एंड यूजर्स को। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि यस, हाँ, ये एक रीजन है इस बात का कि प्राइजेस बढ़ गए हैं, जिसमें कि उनके भी हाथ में नहीं है डेवलपर्स के, लेकिन दिस इज द रियलिटी फैक्ट कि जिस तरह से डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी एस्केलेट होते हैं। लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है वो, जैसे कि पिछली साइकिल्स में हमने देखा था कि प्राइस जब बढ़े तो डेवलपर्स वगैरह ने बहुत ज्यादा पैसे बढ़ा दिए, जिसके चलते हुए हमने एक डाउन साइड देखा था। लेकिन दिस टाइम मुझे लगता है कि ये अगर स्टार्ट हुआ है तो अभी जो इसकी मैं बात कर रहा था पॉज की, तो वो यही हो रहा है कि उसे रिकैलिब्रेट किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस तरह से जो लोगों की एक अफोर्डेबिलिटी है उसके अंदर ही इस चीज को मैनेज करके किया जाए। 81% आपने बिल्कुल सही बोला, लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न है प्राइस राइज का, जिसकी वजह से हमने ये पॉज देखा है, या हमने जो एक जो लॉन्चेस या सेल में अराउंड 13% का हमने ईयर ऑन ईयर देखा है पैन इंडिया में, तो वो उसका रीजन यही है। सो मुझे लगता है कि विद गवर्नमेंट डूइंग देयर बिट बाय रिड्यूसिंग जीएसटी, उनको जीएसटी जो नंबर्स उन्होंने रिड्यूस किए हैं, प्लस जो हमने टैक्सेशन में भी एक रिलीफ देखा है, उसका इफेक्ट मुझे लगता है कि इस फेस्टिव सीजन तक अब आना शुरू होगा, क्योंकि एक डिस्पोजेबल इनकम जो है वो एक आम आदमी के हाथ में ज्यादा होगी। डेवलपर्स के एंड पे भी उनके पास एक विंडो होगी रिड्यूस करने के लिए प्राइसेस, या प्राइस को मेंटेन करने के लिए, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चरिंग करने के लिए कि जिससे वो अट्रैक्ट कर सके बायर्स को। क्योंकि ये फेस्टिव सीजन में जो एक कल्मिनेट हो रहा है सारे एफर्ट्स का, फ्रॉम डेवलपर साइड, फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, एंड जिस तरह से कि एक पेंट अप डिमांड भी है अपने बायर्स के पास, मुझे लगता है ये एक बिल्कुल राइट टाइम है कि अगर वो तीनों चीजें एक तरह से कल्मिनेट हो जाएं तो डेफिनेटली यहाँ से, क्योंकि हम लोग इस पूरे सार में अगर आप इसका कंक्लूजन देखेंगे इस रिपोर्ट का, तो हमें लगता है कि विद ऑल दिस फैक्टर्स यहाँ से एक नई साइकिल की शुरुआत है। बट उसमें यही देखना है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है और आगे इसके कैसे बढ़ा जाएगा। ठीक है, वो भी हम कंक्लूड करेंगे एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम की सेकंड हाफ कैसा नजर आएगा। प्रदीप जी, इस पर आपकी भी एक राय बनती है इस सवाल के ऊपर, जो मैंने अभी प्राइस वाला पूछा असलम साहब से। देखिए विपिन जी, किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस ड्राइव होता है वो अल्टीमेट रॉ मटेरियल से होता है। जैसा असलम ने भी कहा कि प्राइजेज ऊपर हुए हैं क्योंकि लैंड प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा जंप हो गए हैं। अगर मैं आप जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि फ्लैट्स के प्राइजेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं लास्ट 3 से 4 साल में गुरुग्राम में। सो अगर आप लैंड प्राइजेस को देखें तो मुझे लगता है वो मल्टी टाइम फोल्ड हुए हैं, यानी लैंड के प्राइजेस शायद उससे भी ज़्यादा बढ़े हैं जो फ्लैट्स की कीमत है उसके कंपैरिजन में।
मटेरियल कॉस्ट भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो अल्टीमेट जो डेवलपर है उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो प्राइस को कम रख पाए। लेकिन अगर मैं दूसरे एंगल से भी देखूं तो लास्ट अगर 10 साल की एवरेज देखें तो इन्फ्लेशन से ज्यादा रेट नहीं इंक्रीज हुआ है। क्योंकि अगर आप 2015 की भी बात करें तो जो प्राइजेस थे वो लगभग 7-8 हजार रुपए से कम जब भी नहीं होते थे। तो अभी भी अगर ऑन एन एवरेज प्राइस की बात करें तो 12 से 15 हजार रुपए के रेंज के अंदर प्राइस हैं। और मुझे लगता है ये प्राइजेस परफेक्ट हैं। ऑफ कोर्स कभी भी जब प्राइजेस हॉकी स्टिक प्राइस स्टाइल के अंदर अगर राइज करते हैं तो एक सॉफ्टन आना बहुत जरूरी भी है और वो बनता भी है। और मुझे लगता है कि अगर ये सॉफ्टन यहां पर होगा तो कम से कम जिन डेवलपर्स के पास अपनी इन्वेंट्री है उसको वो ऑफलोड कर पाएंगे। अगर ज्यादा और प्राइसेस राइज होते तो जो कस्टमर्स हैं उनके लिए खरीदना कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो जाता। रही बात जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी में थोड़ा रिलैक्स किया है जो कस्टमर्स हैं उनको, क्योंकि जो इंपैक्ट है वो अल्टीमेट प्रोडक्ट की प्राइसिंग में इंपैक्ट उसका पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन नटशेल प्राइसेस ज्यादा राइज तो नहीं होंगे लेकिन फिर भी प्राइस डाउन हो पाए ऐसी उम्मीद मुझे बहुत कम लगती है। तो इसी में चूंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का भी जिक्र है तो मैं लगे हाथों वहाँ आ ही जाता हूँ कि प्रदीप जी आपसे भी, क्योंकि आपने दोनों चीज़ें बनाई हैं। आपने एक वक्त में अफोर्डेबल हाउसिंग भी बनाई है, बहुत बढ़िया, जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है कि अफोर्डेबल में लग्जरी जैसी चीज़ थी। फिर आपने जो अभी डिमांड लग्जरी की बहुत थी तो वैसे भी आपके प्रोडक्ट आए। अब ये रिपोर्ट कह रही है, मैं प्राइसिंग से थोड़ा हट रहा हूँ फिर आएंगे उसके ऊपर, कि वहाँ पर अक्सर ये ब्लेम किया जा रहा था कि सप्लाई ही नहीं आ रही, लेकिन जब लोगों से भी पूछा गया तो उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो अफोर्डेबल के नाम पर कुछ भी खरीदना नहीं चाह रहे। उनको एक लोकेशन भी अच्छी चाहिए, उनको एक प्रोडक्ट भी अच्छा चाहिए, तभी वो अफोर्डेबल में जाएंगे, या तो फिर वो कुछ और खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। ये जो माइंडसेट है कस्टमर का, और जो बाकी ओवरऑल चीजें हैं कि अफोर्डेबल नहीं चल रहा है, वो बहुत गिर गया है, या उसमें अब एक वापस से रीइंफोर्समेंट आनी चाहिए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? तो विपिन जी, इस सवाल का जवाब मैं ऐसे देना चाहूंगा कि जो अफोर्डेबल की हम बात कर रहे हैं तो सिग्नेचर ग्लोबल का पूरा जो एक डेवलपमेंट रहा है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से अफोर्डेबल के ऊपर रहा है। और हमने एक पूरा एक रोड मैप क्रिएट किया है पूरा अफोर्डेबल कैसी क्वालिटी का विद इन सिटी डिलीवर किया जा सकता है। उसके लिए हमने एक बहुत बड़ी नंबर्स ऑफ मेरा मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग बनाई है। लेकिन अभी क्योंकि जो प्राइजेज हैं लैंड के वो विद इन सिटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर गए हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ी है, तो ऐसे में जो अफोर्डेबल हाउसिंग इस वक्त आउटकट्स एरिया के अंदर ही बनानी पॉसिबल है। तो ऐसे में जो बायर्स हैं उनको कहीं ना कहीं वो जो लोकेशन है वो इस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाती जो विद इन सिटी करती है। यही एक रीजन रहा है कि जो इनकी सर्वे रिपोर्ट के अंदर कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो पसंद ना करने का रीजन क्या है कि अगर आप यहां से 25 किलोमीटर दूर जाकर गुरुग्राम से अगर उनको अफोर्डेबल हाउसिंग देना चाहते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्ट का भी इशू है और भी बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो वहां तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। इस वजह से खरीदार जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को बैक स्टेप कर लेता है। लेकिन आप विद इन सिटी की बात करें तो जो ऑलरेडी हम सोसाइटी डिलीवर कर चुके हैं उन अफोर्डेबल हाउसिंग की जो प्राइजेस हैं वो लगभग 3 से 4 गुना अभी भी रीसेल वैल्यू में चल रहे हैं। तो जो डिमांड है, डिमांड पर से विद इन सिटी तो मुझे लगता है कहीं कोई चैलेंज नहीं है। सप्लाई है कि सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर है। विद इन सिटी तो आउटकट्स में जरूर अफोर्डेबल हाउसिंग मिल रही है लेकिन वहां तक कहीं ना कहीं जाने में कस्टमर को थोड़ी हेजिटेशन है। तो असलम साहब, जिस अफोर्डेबल हाउसिंग की बार बार जिक्र हो रहा है कि वो हाशिए पे चली गई है और उसके लिए अब कुछ करना चाहिए, उसका सॉल्यूशन फिर कैसे निकलेगा? क्या सरकार को कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा? देखिए, वो जो जमीन वाली बात प्रदीप जी कह रहे हैं कि मेन तो इंग्रेडिएंट जमीन ही है। चलिए, आपने जीएसटी में एक कॉस्ट रिड्यूस की तो उसका एक लेवल तक 3 या 4% का अंतर आ सकता है, फिर वो कितना पास ऑन होगा वो एक अलग बात है। लेकिन अगर जमीन ही बहुत महंगी हो गई और उसके लिए कोई अलग से इंसेंटिव नहीं है या अलग से कोई स्कीम नहीं है, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग फिर बातचीत में ही रह जाने वाली है। बिल्कुल सही है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है विपिन जी, क्योंकि देखिए इसका जो सॉल्यूशन है वो सेम हम लोगों ने काफी बार डिस्कस भी किया, आपने मैंने शोज पे। उसका तरीका ही ये है कि आप पेरिफेरल में ही जा सकते हैं, क्योंकि लैंड प्राइसेस विद इन सिटी लिमिट्स आर सो हाई कि वो किसी भी डेवलपर को नहीं अफोर्डेबल नहीं रहेंगे डेवलपर के लिए। तो वो जब
बिजनेस करने आए हैं तो वो बिजनेस ही करेंगे, वो नहीं कर सकते कि चैरिटी में वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव का रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। डेवलपर्स, मैं आपको बोल रहा हूँ, हर सिटी के डेवलपर्स रेडी हैं गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले कि तो पेरिफेरल में एरिया में अगर आप लैंड प्रोवाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी जगह हुआ सिटीज में कि गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपको यहाँ लैंड दे रहे हैं, आपको सस्ते में है या सब्सिडाइज लैंड है, आप लीजिए और यहाँ बनाइए। लेकिन फिर क्वेश्चन वो आता है कि आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दे रहे हैं? तो ये जो 2 डबल व्हामी है वो गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी कि आपको वहाँ पे रोड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, आपको वहाँ पे बस स्टॉप प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वहाँ आपको बेसिक जो नेसेसिटी है एक इंसान को, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड ऑल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये सब बेसिक चीजें हैं। मैं कहता हूँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल भी डेवलपर्स कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो रोड, आप अगर उस एक पेरिफेरल रोड, आप एक पेरिफेरल एरिया में अगर आप एक लैंड देते हैं, आप डिजाइन करते हैं या आप असाइन करते हैं कि भाई यहाँ पे आप अफोर्डेबल बनाइए, और उसके साथ साथ आप उसको एक रोड कनेक्टिविटी बेटर दे देते हैं, जो कि वहां से कनेक्टिविटी टू अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी, जिसमें अगर अफोर्डेबिलिटी को अगर हम बात करें कि वो क्यों हिट हो रही है, तो आपने 3 फैक्टर्स गिनाए, क्वालिटी, लोकेशन एंड डिजाइन एंड ऑल। लेकिन सबसे बड़ा बड़ा होता है कि आपका एक्सेसिबिलिटी टू अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी। लाइक अगर आपको वहां से किसी अपने बच्चे को स्कूल लेके जाना है तो आप वहां पहुंच सकते हैं, कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, कितना आपको टाइम लगेगा और क्या कन्वीनियंस है आपको पहुंचने के लिए, आपका वर्क प्लेस पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है या आप कितनी देर में वहां पहुंच पाते हैं, और आपको अगर दूसरी जगह अपने दूसरे पार्ट ऑफ द सिटी जाना है, मे बी आपके रिलेटिव होंगे, तो ये सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, जो गवर्नमेंट का भी काफी बार बात हुआ है कि ये इसको प्रमोट करना चाहते हैं, और डिमांड फॉर, जैसे कि प्रदीप जी ने बोला कि डिमांड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड इज देयर, इज जस्ट दैट कि आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आप सिटी में अब नहीं दे सकते, क्योंकि अभी जिस तरह से इवॉल्व हो गई है हर सिटी। मैं कह रहा हूँ, आप पहले हम 7 सिटीज की बात करते थे, अभी तो टायर 2 सिटीज भी इतनी इवॉल्व हो गई है कि वहां पे भी एक मुश्किल होता जा रहा है। तो उसका सॉल्यूशन ही ये है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हमारे पास पहले बहुत मॉडल होते थे पीपीपी, लेकिन अभी वो भी बहुत कम दिखने को मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ एक गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपना रेवेन्यू में से ये दिखाना पड़ेगा, आप डेवलपर को एक लैंड दीजिए, अब आप रोड दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ हॉस्पिटल, स्कूल भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एक रोड दीजिए और आप एक लैंड असाइन कर दीजिए सब्सिडाइज वैल्यू पे, और कनेक्टिविटी दे दीजिए। मैं कहता हूँ आपका वापस अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ जाएगी। दैट्स माय व्यू। राइट, देखना होगा, ये एक सवाल रहेगा। इस पर शायद थोड़ी चीज़ें हम आगे और कभी डिस्कस करेंगे, जहां सिर्फ फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग का हो। लेकिन डिमांड तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रेफरेंस क्या है वो इस रिपोर्ट में निकल कर आया, और बाकी उन चीज़ों को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड इश्यूज क्या हैं, वो ये बातचीत में थोड़ा सा हमने उसको टच किया। नाउ कमिंग टू द फेस्टिव सीजन, प्रदीप जी, अब देखिए प्रधानमंत्री ने भी अभी कहा कि देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है, तो लोगों के हाथ में वहां बचत आएगी। ऑलरेडी सरकार ने इनकम टैक्स की रियायत दे दी, जो अब लोगों को 2-4-6 महीने उसके बाद जब सैलरी इकट्ठा हुई है तो वो जरूर फर्क पड़ा होगा। ये दोनों तरफ से जब उनके हाथ में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, किस सेगमेंट में किस तरह की डिमांड, खासतौर पे रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अब चूंकि हम बिल्कुल फेस्टिव सीजन के मिड में हैं, नवरात्रि चल रही है, आगे दशहरा, दिवाली और फिर टिल ईयर एंड, कैसा सिनारियो बनता देख रहे हैं? इन सारी चीजों को क्लब कर दूं तो देखिए, ये जो जीएसटी का डिसीजन गवर्नमेंट का रहा, ये बहुत बेहतरीन है। एक आम इंसान के हाथ में पैसा आया है, यानी ये एक ऐसा इम्पैक्टफुल डिसीजन था जो लास्ट मैन तक, लास्ट पर्सन तक पहुंच रहा था इस देश की, कंट्री के। तो मुझे लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है इस इकोनॉमी के लिए। और ऑफ कोर्स अगर कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रियल एस्टेट को आता है। एंड क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइसेस भी, जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया, कि काफी ज्यादा बढ़े थे, तो ये भी एक फैक्टर ऐसा रहेगा जिससे जो प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेंगे, और थोड़ा सा जो एक बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं कस्टमर तक पास ऑन होगा। लेकिन क्योंकि जैसा कि एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लगता है कि जो जिस तरीके की डिमांड बनी हुई है, जिस तरीके की डिमांड हमें आने वाले वक्त में लग रही है, तो ये जो फेस्टिवल सीजन भी हमारा जा रहा है, बहुत अच्छी, मुझे एक होप है कि बहुत अच्छी डिमांड इस फेस्टिवल सीजन में क्रिएट होगी। जैसा मैंने बताया भी अभी आपको कि बैक टू बैक हम 2 प्रोजेक्ट्स अपने, एक द्वारका एक्सप्रेसवे, एक साउदर्न पेरीफेरी रोड, इन पर काफी बड़े प्रोजेक्ट्स हम आने वाले वक्त में लॉन्च करने वाले हैं, और फेस्टिवल सीजन का बेनिफिट भी और कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स भी हम अपने कस्टमर्स के लिए लेकर आने वाले हैं, जिससे
दिवाली तो हो ही, और उनका घर लेने के बाद एक जो खुशी होती है वो भी कहीं ना कहीं उसमें वो महसूस कर पाए। राइट, चलिए बढ़िया है। आपने ये कहा कि कुछ नया आप लेकर आ रहे हैं और इस तरह का ऑफर होगा जो कि उनको उनके लिए ल्यूक्रेटिव होगा और फेस्टिविटी लेकर आएगा। असलम साहब, अभी मेरी कुछ और डेवलपर से बात हो रही थी तो उनका कहना है कि ये जो जीएसटी का रेट कट अनाउंस हुआ और फिर उसके बाद ऑलरेडी आईटी में जो रिडक्शन हो गया है तो उनके फुटफॉल्स बढ़े हैं। अब दे आर नॉट श्योर कि वो कितने कन्वर्ट होंगे, लेकिन उन्होंने ये माना कि हाँ, इंक्वायरीज बढ़ गई हैं, फुटफॉल बढ़ गए हैं। अब देखना ये होगा कि कन्वर्ट कितने होते हैं। आपको क्या सेंस आ रहा है? देखिए, मैंने वही बोला कि हमें इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही रीजन था कि दिस इज व्हाट हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा व्यू ही है जो आप कह रहे हैं कि डेफिनेटली जो एक पॉज है, जो हम 6 महीने का पॉज या 7 महीने का पॉज देख रहे हैं, अब यहाँ से हमें लगता है कि विद बहुत ही ज्यादा टाइमिंग, इसको अच्छा नहीं कह सकते, इससे अच्छा टाइम नहीं कह सकते, सॉरी, कि आपका जीएसटी रिबेट इन आईटी प्लस डेवलपर्स फ्रॉम देयर ओन साइड हमेशा फेस्टिव सीजन में वो किसी ना किसी स्कीम के तहत आते हैं कि जहाँ पे एक बायर को एक मोटिवेशन मिलता है बाय करने के लिए, क्योंकि वही एक रीजन है कि आप देखिएगा पोस्ट कोविड जो एक साइकिल शुरू हुआ था, तो कोविड के बाद एकदम लग रहा था कि क्या होगा, एवरीथिंग, मतलब हर चीज डाउन थी, हर चीज मतलब थी, लेकिन एक बार जब वो शुरू हुआ खरीदना, तो वो एक साइकिल की तरह होता है कि एक मतलब वो जो उसको रिपलिंग इफेक्ट हम बोलते हैं कि एक ने लिया उसके बाद पीछे लिया, तो वो एक शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे अभी सब चीजें सपोर्ट कर रही हैं इस चीज के लिए कि यहाँ से मार्केट इंप्रूव होगा और एक साइकिल, जो नई साइकिल है रियल एस्टेट की, वो हमें देखने को मिलेगी, विच मैं ये कहूंगा जरूर डेफिनेटली कि ज्यादा मैच्योर होगी अपनी पिछली साइकिल से, क्योंकि इस बार आपके पास यूफोरिया काइंड का चीज नहीं होगा। हमारे बायर्स काफी काफी अवेयर हैं विद सोशल मीडिया इन प्लेस, और फिर इतना इंफॉर्मेशन इतना फ्लो होता है कि सब अवेयर हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा। तो ये जो साइकिल होगी ये काफी सस्टेनेबल और मुझे लगता है काफी इंफॉर्मेटिव होगी, और एक नई साइकिल की शुरुआत की हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। अब चूंकि क्रेडिट पॉलिसी भी बिल्कुल द्वार पे ही खड़ी है, 1 अक्टूबर को अगली क्रेडिट पॉलिसी है, लेकिन पिछली क्रेडिट पॉलिसीज में एक अच्छा खासा रेट कट अब तक हमने देख लिया है। प्रदीप जी, ये रिपोर्ट होम लोन के ऊपर भी काफी फोकस करती है। उसमें ये कहती है कि 83% लोग कॉन्फिडेंट हो गए हैं ये जो रेपो रेट कट्स आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वही कैलकुलेट करते हैं कि मैं क्या इतनी ईएमआई पे कर पाऊंगा, और उसमें फिर वो जैसे सर्टेन परसेंटेज से नीचे आती है बहुतों के बजट में आने लगती है। तो मौजूदा रेट कट से 83% लोग कॉन्फिडेंट हैं। 9% के ऊपर जब रेट चला जाता है तो 90% लोग वैसे ही उससे आउट हो जाते हैं, फिर वो सोचते ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि वो कौन सा सेगमेंट है, जैसे आप प्रीमियम में भी काम कर रहे हैं, अल्ट्रा लग्जरी में भी काम कर रहे हैं, अफोर्डेबल भी आपकी एक बड़ी पोर्टफोलियो रही है। मैं मानता हूं कि जो बिल्कुल ही अपर एंड है शायद वो लोन पे उतना भरोसा नहीं करता, अगर करता है या उसको भी जरूरत पड़ती तो वहां हमें बताएंगे, हम यहां से ऐसा मान रहे हैं। बाकी जो मिड रेंज है जिसकी इसमें रिपोर्ट में जिक्र भी है, 90 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ तक का जो रेंज आ रहा है सिटी वाइज, वहां पर काफी सारे लोग लोन अडॉप्ट करते हैं। तो ये जो रेट कट है, मौजूदा साइकिल है, आगे कभी और हो जाए तो सो फॉर सो गुड, कॉन्फिडेंस से तो भर गए हैं लोग। क्या इससे खरीदारी भी अब हमको होती हुई दिखाई देगी? विपिन जी, देखिए, जो ये मिड इनकम सेगमेंट है स्पेशली, इसके अंदर मोस्टली जो बायर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रोफाइल जो होता है सैलरीड क्लास होता है। यानी हमारे पोर्टफोलियो में आप ये मान के चलिए मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो होम लोन ऑप्ट करते हैं। लास्ट 1 से 1.5 साल में लगभग 1% से भी ज्यादा का जो रेट कट मिला है, उसने एक चीज जरूर जितने भी होम बायर्स हैं उनके मन में तसल्ली रखी है कि कम से कम जो ईएमआई है उसका बोझ बढ़ेगा नहीं। तो देखिए, रेट कट आने का एक तो बेनिफिट ये है कि सीधा ईएमआई पर इंपैक्ट करता है, आपकी ईएमआई कम हो जाती है। लेकिन मैं उसका दूसरी साइड में वाइसे वर्सा इंपैक्ट देखता हूं, क्योंकि हमेशा ही कहीं ना कहीं होम बायर का एक सैलरी होती है, उसका एक सिस्टम होता है जिसके अंदर वो कुछ भी ईएमआई उसके पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है। जो उसके रूटीन एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वो एक फ्लक्चुएशन ला देती है। सो जो ये लास्ट में जो रेट कट आरबीआई की तरफ से हुए हैं, इससे जो बायर है वो कॉन्फिडेंट हुआ है कि आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा कोई रेट के अंदर, रेपो रेट के अंदर इंक्रीज
खास करके जो होम लोन है उसके अंदर कोई इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है। डिक्रीज होना तो ऑफ कोर्स ऑलवेज वेलकम होता है, और मुझे लगता है कि अब जैसा आपने रिपोर्ट में भी कहा कि 83% लोग जो हैं कॉन्फिडेंट हैं, तो मैं भी इसी बात से लाइन करता हूं कि यस, अभी जो जितने भी होम बायर्स हैं, जो भी होम लोन ऑप्ट कर रहे हैं, वो सभी लोग मान के चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज नहीं होने वाला है। अगर जो क्रेडिट पॉलिसी है उसके अंदर अगर और कोई भी ऐसा रेट कट आता है, तो मुझे लगता है वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक दिवाली का तोहफा ही होगा। राइट असलम जी, आपकी कोई टेक राय इस पर? नहीं सर, मेरा भी यही कहना है कि देखिए, होम लोन अपना एक जो हमारी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है उनके लिए होम लोन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप अगर आपको याद होगा टाइम 2001-2 के करीब, 2000 से मैं कहता हूँ इसको अगर ज्यादा याद करने की कोशिश करें तो आईटी और बाकी जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं या एक हाउसिंग को जिन्होंने बूस्ट किया वो तो बाद में आए, लेकिन जो सबसे पहला बूस्ट था वो यही था जब लोगों को बहुत इजीली होम लोन मिलना शुरू हो गया था। आपको याद होगा आईसीआईसीआई ने उस टाइम 7% 7.5% का रेट निकाल दिया था, और भी बैंक आए थे जो 6% 6.5% पे भी दे रहे थे। तो वो सब ने एक लोगों को एक मोटिवेशन दिया था उस टाइम भी कि मैं एक घर ले सकता हूँ। उनका प्लानिंग में या उनकी सैलरी में, जो उनको सैलरी मिल रही है उस सैलरी में वो अपना उस टाइम 2 बीएचके घर ले पाते थे या 3 बीएचके। 3 बीएचके इतना नहीं था, लेकिन 1 एंड 2 बीएचके डेफिनेटली लोग ले पा रहे थे, और वो बहुत बड़ा फैक्टर था। और वो फैक्टर आज भी बहुत बड़ा है विपिन जी, होम लोन्स का, क्योंकि सारा कैलकुलेशन उसी पे हो जाता है। अगर डबल इनकम फैमिली में आ रही है तो वो ज्यादातर यही होता है फॉर्मूला कि वन इनकम गोस कि मैं आपका ईएमआई से चला जाएगा और दूसरा आपका घर चलाएगा, लेकिन उसमें जरा सा भी रेट में ऊपर नीचे होता है तो वो थोड़ी सी एक मुश्किल हो जाती है। तो मुझे लगता है ये होम लोन फैक्टर आज भी शुरू से लेकर अभी लास्ट 25 साल से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये आने वाले सालों में भी रहेगा। तो इसको हम जितना, ये भी एक एक्सपेक्टेशन हमेशा गवर्नमेंट से रहता है कि अगर इसको वो और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सके, लोगों का जो ये फाइनेंसिंग के जो ऑप्शंस हैं उसको और क्रिएटिव कर सके, कि जहाँ पे आप नई नई स्कीम निकाल के लोगों की विद इन देयर लिमिट्स ऑफ इनकम उसमें अगर वो और होम लोन उनको अवेलेबल हो सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा आने वाले दिनों में। एक सस्टेनेबल साइकिल अगर रियल एस्टेट में अपने को करनी है तो मुझे लगता है होम लोन हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है और वो आगे भी रहेगा। राइट वैसे आरबीआई फ्रंट लोड कर चुका है, 1% से ज्यादा का रेपो रेट कट दे चुका है। आगे क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जितनी रिलीफ चाहिए थी ऑलरेडी दे चुके हैं। अब बैंकों ने पास ऑन की है और करेंगे, थोड़ा फेस्टिव सीजन में शायद एक कदम और आगे बढ़ाएंगे तो वो कस्टमर्स को सीधा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और उस पर आरबीआई सरकार दोनों की नजरें भी हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द शो धीरे धीरे। तो एक प्रदीप जी, जिस सर्वे का एक बड़ा हिस्सा है वो कह रहा है कि कस्टमर्स क्या चाह रहा है अभी डेवलपर से। 98% लोग चाहते हैं टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, 93% लोग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी चाहते हैं। ऑफ कोर्स आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत अच्छा है दोनों ही चीजों में, लेकिन ओवरऑल क्या बाजार में अन्य डेवलपर या पूरा रियल एस्टेट मार्केट कंज्यूमर के इस सेंटिमेंट को पकड़ रहा है? देखिए, जो ये कस्टमर की जो दोनों चीजें हैं, मुझे लगता है ये उनका राइट है कि डिलीवरी टाइमली भी होनी चाहिए और क्वालिटी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम उन्हें जब प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ये सारे कमिटमेंट हम उनके साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जिम्मेवारी है डेवलपर की कि जो भी वो हाउसिंग बना रहे हैं वो क्वालिटी बनाएं और साथ में टाइमली डिलीवरी दें। ऑफ कोर्स एक कस्टमर जो जिस भी घर को खरीदता है वो अपनी पूरी प्लानिंग करता है, लाइफ की प्लानिंग करता है, बच्चों की स्कूल के लिए कि उसे बच्चों का कब स्कूल ट्रांसफर करना है, अपनी जॉब के लिए फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफर करना है, उसे किसी कंपनी में काम कर रहा है, वो फॉर एग्जांपल गुरुग्राम में है और दिल्ली में काम करता है, तो वो गुरुग्राम में अपनी उस कंपनी से शिफ्टिंग मांगेगा। इस ऐसे उसके बहुत सारे प्लान्स होते हैं, उसके अंदर उसका ये मांगना कि क्वालिटी मिले और टाइमली डिलीवरी हो, मुझे लगता है ये तो गिवन होना ही चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस बारे में बहुत पर्टिकुलर हैं, बहुत कमिटेड रहते हैं
कि जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम क्वालिटी डिलीवरी प्रोवाइड कराएं। आप ये देखिए, जो हमने अभी लास्ट में जितने भी प्रोजेक्ट लास्ट 2 साल में लॉन्च करे हैं, सब में हमारे जो आर्किटेक्ट रहे हैं, इंटरनेशनल आर्किटेक्ट रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, वो भी ए ग्रेड रहे हैं। इसका अल्टीमेट पर्पज यही है कि किसी भी तरीके से 0.001 भी हम उस क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर जाएं, क्योंकि जो हमारा कस्टमर है वो हमारे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है और हम इस ट्रस्ट पर खरा उतरना चाहते हैं। एंड आई होप कि तमाम दूसरे जो डेवलपर्स हैं और बिल्डर्स हैं इस चीज़ को स्पिरिट के साथ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अब वो वक्त है जब इन दोनों ही बातों पर कंज्यूमर जो है कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। ना असलम साहब, तो बात हो गई, जस्ट आप लोगों के कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा। H1 तो हमने देख लिया, उसमें क्या कंज्यूमर सेंटिमेंट था वो देख लिया। H2 बड़ा एक्साइटिंग रहता ही है हर साल, क्योंकि फेस्टिविटी के दौरान गुजरता है। जब ये क्लोज होगा, किस तरह के नंबर्स की उम्मीद आप कर रहे हैं? आपने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक नया साइकिल देखने को मिलेगा, बट जस्ट टू कंक्लूड विद द नंबर्स, क्या उम्मीद रहेगी? विपिन जी, देखिए, सार यही था कि एटलीस्ट हम लोग उस लेवल पे आए जो हम लोगों ने लास्ट ईयर एंड किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर कुछ 2,28,000 यूनिट्स लॉन्च हुई थी जो फर्स्ट हाफ में थी। इस साल 2 लाख हुई हैं, 13% का लैग है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को वो कवर करना चाहिए आने वाले दिनों में, क्योंकि काफी दिनों से आप देखेंगे भी तो जो लॉन्चेस हैं वो भी थोड़े स्लो थे, लेकिन आई थिंक सेकेंड हाफ में काफी प्लान्ड है। और जिस तरह से अपना मार्केट इवॉल्व हो रहा है, जैसे मैंने पहले भी बोला, इवॉल्व हो रहा है बैक्ड बाय अपना टेक्नोलॉजी, अपना ट्रस्ट जो है बिग डेवलपर्स या रेप्यूटेड डेवलपर्स पे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनकी डिलीवरी अच्छी, जिनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है। उसके साथ साथ जो अभी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेरा का, जिसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एक कस्टमर कॉन्फिडेंस के लिए। लाइक हमने अपनी रिपोर्ट में भी मेंशन किया है, कुछ 1,38,000 रजिस्टर्ड हुए हैं डेवलपर, प्लस उतने ही 1,38,000 कंप्लेंट भी रिजॉल्व हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है, मतलब एक की गवर्नमेंट की तरफ से, अगर एक आम आदमी देखता है कि मेरा पैसा जो मैं इन्वेस्ट करूंगा वो सेफ रहता है या नहीं, तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और इसके चलते हुए जो मेरी एस्पिरेशन है बाइंग की, और मैंने जैसे पहले भी बोला, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मेजर्स आए हैं, जीएसटी, आईटी, प्लस डेवलपर्स भी अपनी तरफ से प्लान कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा हेल्प बैंकिंग की तरफ से भी आ जाए, कि उन्होंने जैसे आपने बोला कि रेट रिड्यूस किए हैं और पास ऑन भी किया है थोड़ा, और अभी जो अगर रिडक्शन आता है तो उसमें भी वो उसमें पास ऑन करें अपना एंड यूजर्स को एज सुन एज पॉसिबल, तो और कुछ नई स्कीम लाएं। तो ओवरऑल ये सब चीजें, क्योंकि क्या होता है कि आपकी गाड़ी है तो उसके 4-5 पहिए हैं, मतलब एक स्टपनी भी है, तो 4 पहिए को चारों को एक साथ चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सारे पहिए तैयार हैं और अपनी गाड़ी जी। मुझे लगता है ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में अच्छी चलेगी। और आने वाले इस 6 मंथ से आने वाले जो साल हैं उसमें इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो मैं बहुत होपफुल हूँ, वी एट एनोरॉक आर वेरी होपफुल कि आने वाले 6 मंथ हम सब के लिए बहुत अच्छी साबित होंगे। राइट, तो असलम साहब, आप रिपोर्ट बनाएंगे, हम उसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन जो काम करना है ऑन द ग्राउंड वो प्रदीप जी को करना है या उनकी फ्रेटर्निटी को करना है। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, कैसा उम्मीद लगाए हैं सेकेंड हाफ से आपने? बिल्कुल मैं असलम जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो H2 है ये बहुत बेहतरीन होने वाला है। मैं एज ए सिग्नेचर ग्लोबल आपको कह सकता हूँ, लगभग इस साल जो हमने गाइडेंस दिया था कि 17,000 करोड़ के लॉन्चेज हम करने वाले हैं, हमें लाइन है, ऑलरेडी हम 4,000 करोड़ के लॉन्चेज कर चुके हैं, और लगभग 13 से 14,000 करोड़ के लॉन्चेज H2 के अंदर हम करने वाले हैं। और आप ये मान के चलिए कि जैसा मार्केट में इस वक्त सीन दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का एक अंडरटोन नजर आ रही है, बहुत कंफर्टेबली जो टारगेट हमने 12,500 करोड़ का प्री सेल नंबर का दिया है वो भी हम आराम से कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। अभी हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर लगभग 2,600 करोड़ रुपए ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और जो हमारा सेकेंड क्वार्टर भी है वो भी इन लाइन है। तो आप ये मान के लिए जो H2 है वो हमारे लिए H1 के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। चलिए, तो घर खरीदार, एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स, सबको उम्मीद है कि ये जो फेस्टिव सीजन वाला हिस्सा है साल का, ये एक बार फिर रियल एस्टेट के लिए वही सुनहरी चीज़ें लेकर आएगा जिसकी उम्मीद सब कर रहे हैं। और ये मौका भी है जब जीएसटी की बचत भी हाथ में है, इनकम टैक्स की भी है, रेपो रेट घटा है 1% से ज़्यादा पिछले 8 महीने 9 महीने के अंदर। तो वो सारे फैक्टर्स एक साथ इकट्ठे हैं जहां घर खरीदारी का प्लान बहुत अच्छी तरीके से बन सकता है, और डेवलपर्स भी उसे हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं। हम सबको इंतजार रहेगा कि ये
पूरा H2 कैसे पैन आउट होके आता है। आपका यानी कि कंज्यूमर का सेंटिमेंट हमने अभी का तो बता दिया, अब हमें आगे पता लगेगा कि आपने उस सेंटिमेंट को कितना कैरी फॉरवर्ड किया, कितना आप आगे लेकर गए, क्या आपके प्रेफरेंसेस रहे। फिर एक दिन बैठेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आज के लिए फिलहाल प्रदीप जी, असलम साहब, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार ये कार्यक्रम देखते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी और टीवी पे भी, क्योंकि ये एक हाइब्रिड प्रोग्राम है। जहां आपके लिए सहूलियत है वहां देखिए, अपनी राय हमें जरूर दीजिए। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, लेकिन शायद सोशल मीडिया पे देखते देखते कमेंट करना और आसान होता है, वो हमें इस कार्यक्रम को और बेहतरीन बनाने में मदद करता है। उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड भी आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, खासतौर पे उन दर्शकों के लिए जो लगभग अभी उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में है कि इस बार घर खरीद लिया जाए। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको त्योहारों की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।